अभी हमारे हाथ में है यूपी बोर्ड कक्षा 10 का मैथ्स का पेपर और इसका कोड है 822HW। ये इसका कोड है और इस पेपर में है दो भाग हैं, खंड अ है और खंड ब है। खंड अ में बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं और इसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी है और खंड ब में है वर्णनात्मक प्रश्न और इसमें 21, 22, 23, 24 और 25 इतने क्वेश्चन है। इसमें कई पार्ट भी है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस है इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर शीट दे देते हैं। इसके आंसर शीट से आप टैली कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है कि कैसे इसका आंसर ये हुआ है तो कमेंट में आप लिखेंगे, हम इसका जवाब जरूर देंगे। और हम खंड ब जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको सॉल्व करके दिखाना होता है एग्जाम पेपर में, एग्जाम कॉपी में, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि सभी भाग हल कीजिए। इसका क है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे 21 का क, देखिए कैसे किया जाएगा। 21 का क, इसको कैसे करेंगे, सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो जब हम करड़ी में 2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो लिखेंगे तब करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा P/Q। अब P/Q परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ये है। अब हम इसका दोनों का वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे 2 बराबर हो जाएगा P²/Q²। Q² को इधर कर देंगे, 2 को इधर कर देंगे। यहाँ से पहले Q को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2Q² बराबर P², ये हो जाएगा। अब हम 2 को नीचे कर देंगे इसके तो Q² बराबर आ जाएगा P²/2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 है, 2 P को जब डिवाइड करता है तो Q उसका आंसर आता है, Q²। जब 2 से P² में भाग देते हैं हम तो Q² इसका आंसर आ जाता है। अब Q² क्या है, Q² एक पूर्णांक है। तो जब हम इसमें भाग दिए हैं तो ये पूर्णांक आया है, पूर्ण अंक आया है। इसका मतलब जो 2 है वो P को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ से 2P² को पूर्णतया विभाजित करता है। तो अगर 2P² को पूर्णतः विभाजित करता है तो P को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो लिखेंगे तब 2P को भी विभाजित करेगा। अच्छा, 2 जब P को विभाजित करेगा तो 2 जो हो जाएगा वो P का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 2P का एक गुणनखंड है। तो 2P का एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर 2P का एक गुणनखंड है तो लिख सकते हैं P बराबर 2m, जहाँ पे m एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा P² बराबर 4m²। अब यहाँ से 4 को इधर नीचे कर देंगे तो m² बराबर आ जाएगा P²/4। P² की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, P² का मान देखिए 2Q² है तो यहाँ पे 2Q² रख देंगे तो हो जाएगा 2Q²/4। इससे इसको काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं Q²/2। अब हम देख रहे हैं जब 2 से Q² में भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, एक पूर्णांक प्राप्त होता है हमको। तो यानी कि जो 2 है वो Q को विभाजित कर देता है। तो लिखेंगे 2Q² को विभाजित करता है तब 2Q को भी विभाजित करेगा।
अतः हो जाएगा 2p q का एक गुणनखंड है, 2 जो है q का एक गुणनखंड है, अतः 2 q का एक गुणनखंड है। यहाँ लिखे हैं 2p का एक गुणनखंड है, तो 2p का भी एक गुणनखंड है और 2q का भी एक गुणनखंड है, तो 2p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। लिखेंगे 2p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और सअभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो यह एक विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। लिखेंगे यह एक विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हो जाएगा आंसर। 21 का ख है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया ख वाले सेक्शन में, तो लिखेंगे 21 का ख। ये में देखिए क्या है, सिद्ध करना है क्या, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, यही सिद्ध करना है। तो लिख लेंगे एल एच एस लिख लेंगे 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, अब 1 बटे सेक ए अलगे और सेक ए बटे सेक ए अलगे, 1 बटे सेक ए हो जाएगा प्लस सेक ए बटे ए सेक ए, ये बटे ये कर दिए यहाँ पे और ये बटे ये कर दिए यहाँ पे, 1 बटे सेक ए को लिखते हैं हम लोग कास ए प्लस हाई सेक ए से सेक ए स्वाहा, तो 1 बच जाएगा। अब कास ए प्लस 1 हो गया, इसको कोष्टक में रखेंगे, परमीकरण करेंगे। रुक जाइए, अभी इसको इधर उधर कर लेते हैं, 1 को इधर कर लेते हैं, कास ए को इधर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कास ए प्रूव करना है हमको, तो 1 प्लस कास ए कर देंगे और इसका कर देंगे परमीकरण, तो 1 माइनस कास ए हो जाएगा बटे 1 माइनस कास ए हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो एक कोष्टक में है a प्लस बी, एक कोष्टक में है a माइनस बी, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ से। इसका गुणा नीचे करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो वही आ जाएगा 1 माइनस कास ए। सर्व समीकरण में पढ़ाया गया है कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर ए को बैठा देंगे, लाके बैठ गया 1 माइनस कास ए, यही आपका RHS है। अगला क्वेश्चन है 21 का ग। 21 के ग में है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे हम त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण दिया है समकोण, समकोण माने 90 अंश। लिखेंगे 21 का ग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए लिखेंगे त्रिज्या r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर दे दिया है, 90 अंश। कह रहा समकोण पर अंतरित करती है, यानी कि थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है, अंतरित करती है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है फार्मूला। अब लिख देंगे पाई का मान होता है 22/7, r का मान है कितना, r का मान है 21, r के खोपड़ी पे 2 घात लगा है, यानी कि उसको 2 बार लिखेंगे 21 गुणे 21 है। देखिए थीटा का मान है 90 अंश, 90 अंश यहाँ बैठा देंगे लाके, 360 नीचे है ये है, माइनस 1/2 r स्क्वायर है, 21 गुणे 21 कर देंगे, 21 गुणे 21 साइन थीटा साइन 90 अंश, साइन 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हाई 7 इसको 3 बार में खा जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हाई 90 इनको 4 बार में खा जाएगा, 22 3 66
66 गुणे एक, हाँ 21 बटे नीचे है 4 माइनस यहाँ से हो जाएगा 21 गुणे 21 441 आता है, आता रहेगा बटे 2 साइन 90 अंश का मान 1 होता ही है। यहाँ आ जाइए, यहाँ से इसको काटेंगे 66 को 33 बार में और इसको काट देंगे 2 बार में। 33 का नम 33 को 3 और 33 दूनी 69 बटे 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 441 बटे 2। इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 1 को फेंकेंगे 2 बचेगा, 9 में से 4 को फेंक देंगे 5 बचेगा, और 6 में से 4 को फेंक देंगे 2 बचेगा बटे 2 नीचे है, ये है 2 से भाग देंगे 2 1 2 2 दूनी 4 2 छक्का 12 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 21 का घ है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। बारंबारता दे दिया है आपका 3, 8, 9, 10, 3, 2। तो चलिए इसको करते हैं, वर्ग अंतराल लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता हो गया है। अब देखिए वर्ग अंतराल 15 से 20 45 तक, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। 45 से 50 नहीं है, नहीं है। 3, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 8, उसके बाद क्या है 3, 8, 9, 10, 9, 10, 3, 2, ये है बारंबारता। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि बहुलक वर्ग का है। बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग आपका होता है जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है, उसी के सामने वाले वर्ग अंतराल को हम कहते हैं बहुलक वर्ग। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? ये है सबसे ज़्यादा बारंबारता। तो इसके सामने वाले वर्ग को कहेंगे बहुलक वर्ग। लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आ जाएगा 30 से 35। अब जब ये मिल गया तो छोटका वाला यल है, तो यल बराबर हो जाएगा 30। इन दोनों का अंतर होता है यच, तो यच बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों का अंतर 5 है। अब हम लिख देंगे यफ का मान कितना है, F1 का मान है 10, F1 बराबर हो जाएगा 10। F1 के पहले आता है F0, तो F0 का मान हो जाएगा 9, F0 का मान हो जाएगा 9। F1 के बाद F2 आता है, तो F2 का मान आ जाएगा 3। अब हम लगा देंगे फार्मूला, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक का फार्मूला। यल के जगह पे बैठा देंगे, यल को ला के कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ है 30 प्लस F1 का मान 10 है, यहाँ 10 रखेंगे, F0 की जगह पे 9 रखेंगे, 2F1 10 दूनी 20, 20 माइनस 9 माइनस 3 हो जाएगा बटे इंटू H है, H का मान 5। अब यहाँ से आ जाइए 30 है प्लस 10 में से 9 को फेंक देंगे, 1 आ जाएगा, 9 3 12, 20 में से 12 फेंकेंगे तो 8 आएगा, गुणे 5। यहाँ आ जाइए 30 प्लस 5 का 5 बटे 8, 8 का भाग 5 में करेंगे 30, तो एक बार में नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 50 हो जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा, 48 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पचे 40 हो गया। अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे, 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 0.625 इतना हो जाएगा बहुलक। आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा वाला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 संबंधी 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 y1 बराबर दे दिया है 4, -3 दिया है x1। ये है 21 का अंगा वाला है क्वेश्चन, ये 21 का अंगा का दिया है x1, y1 बराबर x1 y1 बराबर कितना दिया है, दे दिया है आपका 4, -3, x2, y2 बराबर है, x2, y2 बराबर दे दिया है, क्या दिया है 8, 5 दिया है, 8, 5
यम संबंधी n दिया है 3 संबंधी 1, यम संबंधी n बराबर 3 संबंधी 1। हमको निकालना है x का y का मान कि वो बिंदु जो है यम 3 संबंधी 1 के अनुपात में इन दोनों को विभाजित करता है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है, वो बिंदु कौन सा है? तो वो बिंदु x का y है। लिखेंगे सेक्शन फार्मूला से x का y बराबर होता है यम x2 प्लस n x1 बटे यम प्लस n, my2 प्लस n y1 बटे यम प्लस n। ये होता है सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे यम का मान कितना है 3 है, x2 का मान 8 है, प्लस n का मान 1 है, x1 का मान कितना है 4 है, बटे यम का मान 3 है, n का मान 1 है, कामा यम का मान 3 है, y2 का मान 5 है, और n का मान 1 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है, बटे यम प्लस n 3 प्लस 1 कोष्टक बंद। 8 त्रिक 24, 4 1 4, 3 1 4, अब 5 3 15, अब -3 1 -3, हाई हो जाएगा 3 1 4 कोष्टक बंद कर देंगे। 24 और 4 जोड़ेंगे तो 28 आता है, बटे 4 कामा 15 में से 3 घटाएंगे 12 आता है, बटे 4। 4 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 28 आएगा, 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 12 आएगा, यानी कि वह बिंदु क्या है, वह बिंदु है 3,7। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का च दिया है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो x1, y1 बराबर दे दिया है, x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर भी दे दिया है, दूरी बराबर भी दे दिया है, ये 3 बात दे दिया है। y का मान पूछ रहा है हमसे। चलिए x1, y1 बराबर दिया है 5, -3, 5, -3, और 13, y इसको दे दिया है 13, y, दूरी दे दिया है आपका, दूरी दे दिया है 10 मात्रक। चलिए 10 मात्रक दूरी दे दिया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे, बराबर 10 दिया है। अब देखिए x2 का मान कितना है 13 है, 13 - 5, 13 - 5 का होल स्क्वायर, y2 y है माइनस y1 है -3, ई माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, करड़ी लगा देंगे, बराबर 10 हो जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करड़ी लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 10। 8 का स्क्वायर 64 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है प्लस 6y प्लस 9, ये बराबर हो जाएगा 10। अब 64 को 9 में जोड़ेंगे तो 73 आएगा ही आएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 करड़ी में बराबर 10। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, यहाँ से करड़ी हट जाएगा, 100 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 में से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 27 बराबर 0। अब इसका हम करने जा रहे हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 9 त्रिक 27 होता है, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 एक कोष्टक में कर देंगे, y माइनस 3 एक कोष्टक में कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा -9, और y माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3। अब लिखेंगे अतः y बराबर -9, यही आएगा। y का मान -9 भी चल जाएगा, और y का मान -3 तो चल ही जाएगा। अब आ जाएंगे 22 नंबर पर, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए।
इसमें 6 दिया है, 5 को हल करना है। तो 22 का क है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब के 2.2 के पहले का 6वां क्वेश्चन है, उसी किताब से निकाल करके दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले बहुपद लिख लेंगे। बहुपद क्या दे दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 ये बहुपद है। इसका हम सबसे बड़े गुणनखंड करके इसका मूल निकालेंगे या फिर शून्य निकालेंगे। 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से क्या x कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ से 1 कामन लेंगे क्योंकि कामन कुछ है नहीं, तो 3x माइनस 4 यहाँ भी हो जाएगा। 3x माइनस 4 को एक क्वेश्चन में पैक कर देंगे और x प्लस 1 को एक क्वेश्चन में पैक कर देंगे। अब लिखेंगे शून्यक, यक 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4/3, और यहाँ से x प्लस 1 बराबर जब 0 करके सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, यानी कि शून्य अल्फा बराबर ये हो जाएगा, बीटा बराबर ये हो जाएगा। अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा -1। अब लिखेंगे गुणांक क्या है, गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर c से तुलना कर देंगे, तो हो जाएगा a बराबर आ जाएगा गुणांक में a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4। अब लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3, बीटा कितना है -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर -b है -1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 का मान है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 का 3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 1/3 इधर भी आ जाएगा, 1/3 इधर भी आ जाएगा। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1, c का मान है -4, a का मान है 3 हो जाएगा। 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3, ये हो जाएगा इसकी सत्यता की जांच। 22 का ख है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं, चलिए। 0.2x दिया है, 0.2x और दिया है 0.3y बराबर दिया है 1.3। इसमें 10 का गुणा करेंगे, इसमें भी 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे दिया है 0.4x और दिया है -0.5y बराबर दिया है -0.7 ये दे दिया है। 10 से तीनों गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 5y बराबर -7। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे तो x और y का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब 2 को नीचे कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ से x का मान समीकरण 2 में उठा के रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर रख देंगे उठा करके 4 यक्स की जगह पे इसको रखेंगे 4 गुणे 13 माइनस 3y बटे 2, ये बंद हो गया, माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 7। अब है 2 से धीरे से काट देंगे 2 बार में, 2 का 13 में गुणा करेंगे तो 26 आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, माइनस 5y बराबर माइनस का 7। अब 6y और 5y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11y, तो 26 माइनस 11y बराबर माइनस का 7। 11 को उठा के यहाँ पार, 7 को रख के यहाँ पार कर देंगे तो हो जाएगा 26 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 11y। 26 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26 7 33 बराबर 11y। यहाँ से आ जाएगा 33 बराबर 11y हो जाएगा, 11 को उठा के नीचे कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 33 बटे 11। 11 का भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 उठा के लाएंगे, यक्स बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 है, तो यक्स बराबर 13 माइनस 3 गुणे y की जगह पे 3 को ला के उठा के रख देंगे बटे 2 हो जाएगा। यक्स बराबर 13, 3 त्रिका 9 बटे 2, 13 में से 9 को फेंक देंगे तो बच जाएगा 4 बटे 2, और यक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से 2, यानी कि यक्स बराबर 2 और y बराबर 3। यही इस समीकरण का आंसर है। 22 का ग है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये एनसीईआरटी के 10.2 का प्रमेय है, 10.2 का ये प्रमेय दे दिया है। सबसे पहले इसमें हम एक वृत्त को बना लेंगे, तो ये हो गया आपका एक वृत्त हो गया। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से बाहर एक बिंदु मान लेते हैं, ये ए है। अब ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा ये मान लीजिए पी पे जाके मिला है, ये जाके क्यू पे मिला है, ये है पॉइंट ए। वृत्त का सेंटर यानी कि केंद्र मान लेंगे हम कि ये 0 है। यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से ज्वाइंट कर दिए, ये है। अब केंद्र ओ से पी को मिलाएंगे, ऐसे हो जाएगा, क्यू से ओ को मिला देंगे, ये हो जाएगा। प्रमेय 10.1 में क्या लिखा है? प्रमेय 10.1 में लिखा है कि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाया जाएगा तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 अंश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना वृत्त के बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई हैं। तो लिखेंगे माना वृत्त के बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA AP लिखेंगे, AP व AQ खींची गई हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो AP स्पर्श रेखा है और जो AQ स्पर्श रेखा है दोनों बराबर हैं। इसी बात को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है क्या कि AP बराबर AQ है। इसी बात को हमको सिद्ध करना है। लिखेंगे उत्पत्ति में लिख देंगे, उत्पत्ति में क्या लिख देंगे? त्रिभुज APO और त्रिभुज AQO में, इसमें हम देख लेंगे कि APO में ये 90 डिग्री हो जाएगा प्रमेय 10.1 से, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा प्रमेय 10.1 से। क्या है प्रमेय 10.1? कि जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया जाता है तो स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण बनता है एक। तो लिखेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज APO व त्रिभुज AQO में, इन दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा? कोण APO बराबर हो जाएगा कोण AQO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से लिख देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जो OA भुजा है, AO जो भुजा है वो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज का भी एक भुजा है ये। तो लिखेंगे AO बराबर हो जाएगा AO। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों भुजाओं, दोनों त्रिभुज में है। आगे हम देख रहे हैं PO और QO को। PO जो है ये एक, PO और QO एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो लिख देंगे PO बराबर QO। यहाँ से आ जाएगा PO बराबर QO। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि APO और AQO 90 डिग्री है। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। ये भी जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये समकोण के बराबर है। कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा AO, कर्ण के बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो इसमें लग जाएगा RHS की कसौटी। लिखेंगे RHS की कसौटी से त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AQO के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ से AP बराबर AQ लिख देंगे। अतः AP बराबर आ जाएगा आपका AQ। यही प्रूफ करना था। बाईस का घ दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे इसमें ABC। देखिए ये है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये बन गया त्रिभुज ABC दिया कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC BAC के बराबर है। यानी कि ADC इधर वाला एंगल BAC के बराबर है। इस एंगल के बराबर वो एंगल है, तो इसको इस तरह से हम खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जहां आएगा D पॉइंट हो जाएगा। तो जो ये एंगल है और ये एंगल है ये दोनों बराबर दिया है। ये चीज़ हम क्वेश्चन में दिया है। प्रूफ ये करना है हमको कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या दिया है? दिया है कोण ADC बराबर, कोण ADC बराबर दे दिया है कोण BAC, कोण BAC दे दिया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? CA स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD। इसी चीज को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DAC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DAC में। इसमें देखिए क्या है, ABC में कोण A जो है और DAC में कोण D, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये दिया है क्वेश्चन में ही। तो लिखेंगे कोण ADC जो है वो बराबर है कोण BAC के। ये दिया है क्वेश्चन में ही, दिया है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं जो कोण C है वो उभयनिष्ठ है, वो ADC में भी है ABC में भी है। तो लिखेंगे कोण, पहले क्या लिए हैं? ABC लिए हैं, हाँ। तो BCA कोण हो जाएगा BCA बराबर हो जाएगा कोण ACD, कोण हो जाएगा ACD। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ दोनों कोण। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज होता है समरूप। लिखेंगे AA की कसौटी से, AA की कसौटी से लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिखेंगे AB बटे DA बराबर BC बटे AC बराबर AC बटे DC, ये हो जाएगा। अब हमको जो प्रूफ करना है CA स्क्वायर मतलब CA 2 बार। तो CA जहाँ है उसको उठा लेंगे, CA यहाँ भी है, CA यहाँ भी है, इनको छोड़ देंगे, लिखेंगे BC बटे, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है उस C को पहले लिखा है, यानी कि BC ने लिख करके CB लिखेंगे, तो हो जाएगा CB बटे CA बराबर CA बटे CD। अब CA का CA में गुणा होगा तो हो जाएगा CA का स्क्वायर बराबर CD का जब CB में गुणा होगा तो हो जाएगा CB गुणे CD। इसी बात को हमको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड। बाईस का अंगा वाला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता दे दिया है, माध्यक निकालना है। चलिए देखिए, लिखेंगे कि अंतराल दे दिया है, बारंबारता भी दे दिया है। बारंबारता हो गया, निकालना पड़ेगा हम ही को संचयी बारंबारता, ये निकालना ही है। चलिए ए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 45 से 50। और देख लीजिए एक चीज़, अब हम लिख देंगे बारंबारता को। बारंबारता कितना है? 14, 56, 60, 86। 14, 56, 60, 86, 86। और क्या है? 74, 62, 48। 74, 62, 48। योग भी निकाल लेंगे इसका। योग कितना आ जाएगा? योग बराबर आ जाएगा 6, 4, 10, 6, 16, 4, 20। अब 20, 2, 22, 8, 30 को 0 हासिल 3, 5, 1, 6, 6, 12, 8, 20, 7, 27, 27, 6, 33, 4, 37 और 37 और 3 हासिल 40, यानी कि 400 आ जाएगा इसका योग। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। 14 पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा 14। 14 में 56 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। 70 में 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130। 130 में 86 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 216। 216 में जब 74 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 74 जोड़ देंगे तो 6 आ गया तो हो जाएगा 80। 80 10 90, 200 हो जाएगा 90। 290 में 62 को उठा के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 352। 352 हो जाएगा। 352 में जब 48 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा पूरा 400। तो ये जो 400 आया है ये n का मान है। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा? n/2 बराबर हो जाएगा 400/2, तो हो जाएगा यहाँ से 200। अब इसी से डिसाइड होगा कि माध्यक वर्ग कौन सा है। तो ये 200 है, तो 200 से जस्ट बड़ा कौन है? ये है, 216 है। इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 30 से 35। 30 से 35 ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। जब ये पता चल गया तो यल बराबर हो जाएगा 30, यल बराबर हो जाएगा 30 और एच बराबर हो जाएगा 35। अब हमको निकालना है CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसके पहले वाला वर्ग ये है, इसके सामने वाली संचयी बारंबारता ये है, तो हो जाएगा CF बराबर 130। CF बराबर 130
ये हो गया। अब हमको लिखना है यफ का मान। यफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है, 30 से 35 माध्यक वर्ग है, यही बारंबारता हो जाएगा यफ का मान। तो यफ बराबर हो जाएगा 86। सारा सामान एकत्रित हो गया है। अब फार्मूला लगा करके आंसर लाना है खाली। तो लिखेंगे माध्यक बराबर फार्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है यल प्लस यन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ये होता है फार्मूला। यल की जगह पे रख देंगे 30 प्लस यन बटे 2 यानी कि 200 माइनस सी एफ का मान है 130 बटे एफ का मान है 86 गुणे एच का मान कितना है, एच का मान है 35। एच का मान 35 नहीं है, एच का मान 5 होगा। यहाँ गड़बड़ हो गया है, एच का मान 5 होना चाहिए, इन दोनों का अंतर होता है 5, तो 5 हो जाएगा। एच का मान हो जाएगा 5, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे एच का मान 5 है। अब यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे तो 70 बच जाएगा, 70 बटे 86 गुणे 5। अब आ जाइए 30 बटे काटेंगे तो 43 दूनी 86 होता है, 35 दूनी 70 होता है, तो 35 पचे होता है, 35 पचे 175 बटे 43। अब 43 का भाग 175 में देना चाहिए, तो यहाँ से दे देंगे 43 का भाग 175 में, 43 का भाग दे देंगे 175 में। तो 4 चौका होता है 16, 4 तिया 12 को 2 एक हासिल, 4 चौका 16 1 17, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कुछ होगा नहीं करेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तब जीरो बढ़ाएंगे, तो 0.4, अच्छा एक बार कर देते हैं, तो 4 सते 28 लगभग 7 बार में जाएगा, तो 4.7 ले लेते हैं। तो 30 बराबर हो 30 प्लस 4.07, तो हो जाएगा माध्यक बराबर 34.07। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 22 का च वाला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या और दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। क्लास में हम इस बात कई बार बताए हैं कि अगर एक पासे को उछाला जाता है तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है, तो 1/2 होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो लिखेंगे पासे को, एक पासे को उछालने पर कुल घटना कितना हो जाएगा, कुल घटना बराबर हो जाएगा 6। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इसमें से एकट घटना घटित होगा, लेकिन संभावना 6 घटनाओं की है कि 6 अंक में से कुछ भी आ सकता है। अब इसमें हमको निकालना ये है कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अभाज्य संख्या। पहला हो जाएगा पासे पर अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, पासे पर अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, एक ठो होता है 2, एक ठो होता है 3, एक ठो होता है 5। ये होते हैं 3 अभाज्य संख्याएं। अब लिखेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 3 ठो अभाज्य संख्या है तो 3 ऊपर बैठ जाएगा, अब कुल संभावना 6 है तो 6 नीचे हो जाएगा, काट देंगे तो 1/2 आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो लिखेंगे 2 व 6 के बीच की संख्या। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो पासे पे अंकित होती हैं। तो 2 और 6 के बीच में 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो 3 संख्याएं ये भी हैं। तो लिखेंगे 2 व 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता
प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा। तो 3 अंक ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में आते हैं, कुल संभावना 6 है, तो 1/2 हो जाएगा इसका भी आंसर। तो पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 23 पर। 23 में क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कि श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे माना श्रेणी, कौन सी श्रेणी, यानी कि एपी जो है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वांतर डी है। तो सार्वांतर डी है तो लिखेंगे, इसमें दिया है कि प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, तो लिखेंगे यस 8, यानी कि प्रथम 8 पदों का योगफल कितना दे दिया है, 64 दे दिया है। तो इसका फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला, बराबर 64। 2 से काटेंगे तो 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, 4 को उठा के इसके नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 8 में से 1 गया 7d बराबर हो जाएगा 64 में जब 4 का भाग करेंगे तो 16 आएगा, जान लीजिए समीकरण 1। अब क्या दिया है, और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो यस 17 बराबर दे दिया है 289 हो गया। इसमें लिखेंगे यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 289। अब यहाँ क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर फेंकेंगे, ऊपर वाले को नीचे फेंकेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 डी बराबर 289 गुणे 2/17। हाई नीचे वाले को ऊपर कर दिए, ऊपर वाले को नीचे कर दिए, 17 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा 289, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 17 दूनी 34। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को पहले नोट कर लेंगे 2a प्लस 6d बराबर 34, और यहाँ से समीकरण 2 नोट कर लेंगे 2a और प्लस ये 6d नहीं है 16d है, ये 16d है, तो यहाँ 16d हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7d बराबर 16। तो यहाँ से 2a जब घटेगा तो 2a खत्म हो जाएगा, 16 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 9d, और 34 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 18। 9d बराबर 18 है तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से 2, d बराबर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा d बराबर। अब d बराबर जो 2 है, d बराबर 2 आ गया है यहाँ से। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 7 गुणे d का मान 2 बराबर हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। 14 अपार ले आके घटाएंगे तो 2a बराबर आ जाएगा 2, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1, यानी कि प्रथम पद 1 है और सार्वांतर 2 है। लिखेंगे प्रथम पद बराबर 1, सार्वांतर बराबर हो जाएगा 2। यही क्या है आपका आंसर है। तेईस नंबर में अथवा करके एक सवाल दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा जाता है उसी को तो मान लिया जाता है।
तो रेलगाड़ी की चाल पूछा है, उसी को मान लेंगे कि यक्स है। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किमी प्रति घंटा है। मान लिए रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है, तो दूरी बराबर दे दिया है 180, दूरी बराबर दिया है, दूरी बराबर 180 किमी दे दिया है। अच्छा, तो समय यहाँ से कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है समय बराबर, दूरी कितना है 180 है, चाल कितना है यक्स है, किमी नहीं ये समय है तो यह आ जाएगा इतना घंटा। क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। तो लिखेंगे यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा कम होती, घंटा कम होती तब क्या होता, तब दूरी तो 180 रहता, चाल क्या होता वो हमें 5 किमी पर घंटा नहीं, चाल दिया है यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती दिया है। ये चाल जो है 5 किमी प्रति घंटा अगर जो अधिक होती तब का होता, तो अगर चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो दूरी तो वही रहेगा लेकिन समय में परिवर्तन हो जाएगा। तो लिखेंगे समय बराबर तब हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी है आपका 180 रहेगा। आजा भाई 5 किमी पर घंटा अधिक हो जाएगा तो यही 5 किमी प्रति घंटा जोड़ देंगे, तब समय हो जाएगा आपका इतना घंटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दूरी जब चाल 5 किमी पर घंटा अधिक हो रहा है तो आधा घंटा कम समय लग रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये जो चाल हो, जब चाल बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा, यानी कि ये समय ज़्यादा है और ये वाला समय कम है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 180 बटे यक्स माइनस 180 बटे यक्स प्लस 5, यानी कि ढेर का समैया में से जब कम वाला समय घटाएंगे तो वह आधा घंटा मिल जाएगा। इन दोनों का लसा ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 5 बटे यक्स से भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसका गुणा 180 में कर देंगे तो 180 कोष्टक में यक्स प्लस 5 माइनस इसके भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, तो 180 यक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/2। 180 धीरे से कॉमन ले लेंगे तो 180 कोष्टक में बचेगा यक्स प्लस 5 और है हो जाएगा माइनस यक्स बटे यक्स और कोष्टक में है यक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा 1/2। 2 का इधर गुणा कर देंगे, इसका 1 में गुणा कर देंगे, ओ से पहले एक कम और कर लेंगे, माइनस यक्स और प्लस यक्स स्वाहा कर देंगे। अब भाई 2 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 180 गुणे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर दोनों का गुणा 1 में कर देंगे तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा। देखिए गुणा होकर के हो जाएगा 1800 बराबर हो जाएगा, यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यक्स का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 यक्स। अब 1800 के अपार कर देंगे तब देखिए क्या बनता है, यक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 यक्स माइनस 1800 बराबर 0। अब 1800 को इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पे 5 आए, तो 1800 को लिख सकते हैं 40 गुणे 45, 45 में से 40 घटाएंगे 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस का 45 यक्स माइनस का 40 यक्स माइनस 1800 बराबर 0। यक्स को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 45 और माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 45। यक्स प्लस 45 एक्स प्लस 45 दोनों कोष्टक में सेम आ गया है, इसको एक कोष्टक में पैक कर देंगे, बचेगा बाहर वाला एक कोष्टक में हो जाएगा, बराबर कर देंगे 0। यक्स प्लस 45 बराबर 0 तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स प्लस 45 बराबर 0 तो यक्स का मान आ जाएगा माइनस का 45। अगर यक्स माइनस 40 बराबर 0 कर देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 40। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो ये हो जाएगा यहाँ से अमान्य, यहाँ से अमान्य हो जाएगा। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा
40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। यही तो क्वेश्चन है जो 18 नंबर प्रोग्राम के तीसरे वीडियो में, जो 18 नंबर प्रोग्राम है उसका जो तीसरा वीडियो पड़ा है उसमें ये क्वेश्चन बताया गया है। उसी वीडियो से ही क्वेश्चन आगे है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो चलिए वही क्वेश्चन है ये, हम कई बार इस बात को कहे भी थे। जो 18 नंबर प्रोग्राम है उसमें वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको लास्ट में जो 3 क्वेश्चन आते हैं उसी में आपसे मिलेंगे। और लगभग हर पेपर में जो लास्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं उसमें जो क्वेश्चन रखा गया है वो 18 नंबर प्रोग्राम में उसका क्वेश्चन, हर पेपर का क्वेश्चन उसमें है। तो लिखेंगे इसमें, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी है। तो सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो ये है ये गोलाकार बर्तन है और इसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी है। ये जो है इसकी लंबाई दे दिया है 7 सेमी, तो यहाँ से है 7 सेमी, ये है, ये 7 सेमी है। और तथा व्यास 2 सेमी है। इसका जो ये व्यास है वो है 2 सेमी, 2 सेमी इसका व्यास है। आगे कह रहा है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.4 सेमी। ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास दे दिया है 8.4 सेमी, ये गोलाकार भाग का व्यास है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। कहने का मतलब पूरा मिला के इसका हमको आयतन निकालना है। तो देखिए, एक बेलनाकार भाग है और एक गोलाकार भाग है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है और बेलनाकार भाग का व्यास दिया है। लिखेंगे बेलनाकार भाग भाग की ऊंचाई h बराबर दे दिया है 7 सेमी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर दे दिया है 2 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1 सेमी। अब लिखेंगे गोलाकार भाग का व्यास दिया है, व्यास कितना है, व्यास 2r बराबर दे दिया है 8.4 सेमी। तो r यानी कि त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 4.2 सेमी हो जाएगा इसकी त्रिज्या। अब हमको निकालना है कि कितना पानी भरा जा सकता है। तो लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। चलिए, पाई का मान 22/7 होता ही है। r का मान कितना है, r का मान 1 है, तो 1 गुणे 1 कर देंगे। h का मान 7 है तो 7 लिख देंगे। 4/3 पाई का मान है 22/7, 22/7। r क्यूब कितना है, r क्यूब हो जाएगा यानी कि 4.2, 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ये देखिए 7 से 7 काट देंगे, 3 से कुछ कटने नहीं, कट जाएगा 3 से भी। 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42, तो 0.2 हो जाएगा। अब आइए 22 यहाँ बचा है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, और 88 दूनी होता है 176, तो 176 हो जाएगा। 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 42 का जब 42 में गुणा करते हैं 1764 आ जाता है।
अब यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 22 लिख लेंगे और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 310 और 464। इतना इन दोनों का गुणा करेंगे आएगा 2 अंक पे दशमलव ए है, 1 अंक पे है, तो मिल करके हो जाएगा 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो 310.464 आ जाएगा। 22 जोड़ देंगे इसमें तो 310 में 22 जोड़ेंगे तो 332.464। यही क्वेश्चन जो है किताब में है, लेकिन इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। और जो 18 नंबर प्रोग्राम में भी क्वेश्चन लगाया गया है वो भी इससे थोड़ा सा टफ है, लेकिन एग्जाम में देखिए इससे आसान आया है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। 24 में अथवा करके एक क्वेश्चन दिया है कि एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर प्रोग्राम में लगवाया गया है, पूरा हुबहू वही क्वेश्चन है। और कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन उसमें 18 नंबर प्रोग्राम से नहीं आया हो। हर एक पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ऐसा है कि 18 नंबर प्रोग्राम से ही उसमें क्वेश्चन दिया गया है। और जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से लगभग पूरा क्वेश्चन ही उसी प्रोग्राम से मिला गया है। इसमें खिलौने की त्रिज्या, एक खिलौना तो ये संख्या आकार का है। इसमें त्रिज्या बराबर दे दिया है, त्रिज्या r बराबर दे दिया है 3.5 सेमी। ये शंकु की भी त्रिज्या है और अर्धगोले की भी त्रिज्या है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है, संपूर्ण ऊंचाई बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है 15.5 सेमी दे दिया है, 15.5 सेमी दे दिया है। अब निकालेंगे हम शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 12 सेमी आ जाएगा ऊंचाई इसका, 12 सेमी। इसका थोड़ा सा चित्र बना देते हैं। अर्धगोले क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसका एक फिगर बना लेते हैं। ये तो इस तरह से एक अर्धगोला बन जाएगा, ये अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरह से एक शंकु अध्यारोपित है। ये पूरा फिगर है इसका, ये पूरा फिगर है। और इसका त्रिज्या दे दिया है 3.5। ये शंकु की भी त्रिज्या है, अर्धगोले की भी त्रिज्या यही है। संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है, संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 12 सेमी, नहीं 15.5 सेमी दे दिया है, 15.5 सेमी संपूर्ण ऊंचाई दिया है। तो 15.5 सेमी में से इस वृत्त की जब त्रिज्या घटा देंगे तो ये ऊंचाई बच जाएगा जो कि 12 सेमी है। तो यही आ गया है 12 सेमी। अब हमको निकालना ये है इस संपूर्ण ऊंचाई इतना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें यल का मान चाहिए, तिर्यक ऊंचाई का। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर जब करेंगे तो h का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस और r का स्क्वायर कितना है 3.5 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर आएगा 144, 35 का स्क्वायर आता है 1225 आता है। 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 12.25, यानी कि 1225 आता है इसका स्क्वायर। जोड़ेंगे 44 में 12 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा, 156.25। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेमी इसका आ जाएगा इसकी लंबाई। तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा आपका 12.5 सेमी। अब हम निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका क्या नाम है शंकु का वक्र पृष्ठ ले लेंगे क्योंकि ये तो गायब रहेगा उसमें। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ
और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर यल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 3.5 और यल का मान दे दिया है 12.5 प्लस 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान होता है 3.5, इसमें दिया है 3.5 हो जाएगा। 7 से काटेंगे इसको तो 0.5 बार में कट जाएगा। 22 का आधा में गुणा होगा तो 22 अधिक 11 होता है, 11 का गुणा इसमें कर देंगे तो 11×5 = 55 हो जाएगा, 5 हासिल 11 दूनी 22, 5 27 हो जाएगा और 11 का नाम 11 2 13 हो जाएगा, 137.5 ये आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा। हाई 2 का गुणा आधा में करेंगे तो 1 बन जाएगा, खत्म हो गया। अब 22 का गुणा 3.5 में करेंगे तो हो जाएगा 22 3 या 66 होता है और 22 अधिक 11 होता है, 66 में 11 जोड़ेंगे 77, मिला जुला के इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 77। 77 हम जोड़ देंगे ला करके तो 7 और 7 होता है 14, 3 और 7 10, 10 एक हासिल हो जाएगा 11, एक हासिल फिर बच गया है 2 हो जाएगा 10.5 यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके 18 नंबर प्रोग्राम से ही आया है। तो क्या दिया है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले एक बहुमंजिला भवन बना लेंगे, फिर 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेंगे। तो देखिए ये है आपका बहुमंजिला भवन, ये है और 10 मीटर ऊंचा भवन मान लीजिए, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये इस तरह से है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। इसके शिखर ये है 10 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ से ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। अब इसके शिखर का और इसके तल का जो अवनमन कोण आ रहा है वो अवनमन कोण आ गया है आपका 30 अंश और क्या है 45 अंश आ गया है। ये इसको यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, ये अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये E है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, और इसमें पूछ रहा है 30 अंश 45 अंश है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमको निकालना है। तो मान लेंगे कि बहुमंजिल जो भवन है उसकी ऊंचाई मान लेंगे हम कि यच है, इसकी ऊंचाई यच है। तो अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 यच माइनस 10, क्योंकि ये पूरा यच है, इतना 10 है तो इतना हो जाएगा यच माइनस 10, ये यच माइनस 10 आ जाएगा। अब हम लिख लेंगे कि मान लेंगे कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यच है, लिखेंगे माना बहुमंजिल की ऊंचाई यच है, बहुमंजिल की ऊंचाई यच है। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट समकोण। अगर देखिए अगर ये कोण 30 अंश है तो ये भी कोण 30 अंश हो जाएगा, अगर ये कोण 45 अंश है तो ये भी कोण 45 अंश हो जाएगा, ये भी कोण 45 अंश का हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCE में, BCE में tan 45 अंश लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCE में हो जाएगा tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर लंब यानी कि CE बटे आधार यानी कि BC। tan 45 अंश का मान होता है 1, CE का मान कितना है, CE का मान है h, BC का मान कितना है, BC का मान नहीं मालूम है, BC को BC रहने देंगे, BC का 1 में गुणा कर देंगे तो BC बराबर हो जाएगा h, यानी कि BC की जगह पे भी h रख सकते हैं। अच्छा BC जितना है उतना AD भी है, तो AD की जगह पे अगर जरूरत पड़ जाएगा तो AD की जगह पे भी हम h रख सकते हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ADE में, इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी कि DE बटे आधार यानी कि AD। tan 30 अंश का मान 1/3 होता ही है। DE का मान h-10 है। AD का मान जरूरत पड़ी गया, आखिर में h आ जाएगा। h का गुणा 1 में, कड़ी में 3 का गुणा इधर, तो हो जाएगा h बराबर करड़ी में 3h, इसका गुणा हो जाएगा तो 10 करड़ी में 3, 10 करड़ी में 3 इधर कर देते हैं, h को उधर कर देते हैं, तो आ जाएगा करड़ी में 3h माइनस का h बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 3, ये आ जाएगा। हमें से h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 3। अब इसको इधर नीचे कर देंगे तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा यहाँ से 10 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसका परिमीकरण करेंगे तो हो जाएगा h बराबर 10 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसमें करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा करना होगा, करड़ी में 3 प्लस 1 तो h बराबर आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 तिया हो जाएगा 30, और इसका जब हमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 करड़ी में 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी गुणा नहीं करते हैं इसमें, अभी नीचे से कट जाएगा कुछ, उसके बाद गुणा करेंगे। तो 10 करड़ी में 3 पहले लिख लीजिए इसको ऐसे ही, और यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब h बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 3 और हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2। अब 2 से काटेंगे तो 5 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया 5, और रही करड़ी में 3 का हमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस करड़ी में 3 मीटर, यही आंसर है। पच्चीस में अथवा करके दिया है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक तो है चिमनी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे एक है, इस तरह से एक चिमनी हुई। अब भूमि के एक बिंदु से इसका कोण कितना है, 60 अंश दे दिया है, यहाँ से इसका कोण है, उन्नयन कोण दे दिया है 60 अंश, तो ये हो जाएगा इस तरह से 60 अंश हो गया उन्नयन कोण। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी, चिमनी के पाद मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 25 मीटर है। चिमनी की ऊंचाई बतानी है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी कि BC बटे आधार यानी कि AB। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, BC का मान पता नहीं है, इसका मान है 25, 25 है 2 5, 25 का गुणा इधर कर देंगे तो BC बराबर आ जाएगा 25 करड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा चिमनी की ऊंचाई। लिखेंगे अतः चिमनी, क्या पूछा है, पूछा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 25 करड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। 25 के अथवा में 2 क्वेश्चन दिया है जो कि 3-3 नंबर का है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम एक फिगर बना लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं भूमि से पतंग की ऊंचाई है ये। अच्छा, ये पतंग वाला क्वेश्चन भी 18 नंबर प्रोग्राम का ही है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 23 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों 18 नंबर प्रोग्राम से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसे अन्य पेपरों में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें पतंग की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर दे दिया है, 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है। अब इस पतंग को, यहाँ पे जो पतंग है
इस पतंग को भूमि के एक बिंदु से डोरी से बांध दिया गया है। किस एंगल पर उड़ रहा है? 60 अंश के एंगल पर उड़ रहा है। यहाँ से इसे बांध दिया गया है और डोरी में कोई ढील नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लेंगे ये ए है, ये मान लेंगे बी है, ये मान लेंगे सी है। अब ये क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी में अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि से डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो झुकाव है वो 60 अंश है। तो हमको ये बताना है, या मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई कैसे है। हमको इस डोरी की लंबाई निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अगर हमको ये निकालना रहता तब tan लेते, तब होता लंब बटे आधार, लेकिन हमको ये निकालना है तो साइन लेंगे, लंब बटे कर्ण। लेकिन समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी कि BC बटे कर्ण यानी कि AC। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। BC का मान कितना है? BC का मान है 60 और AC का मान BC का मान है ये AB है, यहाँ होगा ना, यहाँ AB हो जाएगा। AB का मान नहीं मालूम है, AB को इधर कर देंगे, हाई दोनों को इधर कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा, हाई नीचे वाला ऊपर जाएगा 60 गुणे 2, कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, कड़ी 3 नीचे। कड़ी को ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से AB बराबर 60 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3 बटे है 3 हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। अब 20 का 2 में गुणा करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 40 करड़ी में 3 मीटर, यानी कि डोरी की लंबाई कितनी है? 40 करड़ी में 3 मीटर है। यही आंसर है। तो आज ये यूपी बोर्ड का जो पेपर आया है, इसका विषय कोड है 822 HW। ये पूरा सॉल्व हो चुका है और इसी तरह से अगर हमें और भी पेपर अगर मिलेगा तो उसे हम सॉल्व करके अपलोड जरूर करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे तो उसको और विस्तार पूर्वक किसी वीडियो में सॉल्व करके डाल दिया जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन वही आए हैं जो हम पीछे आप वीडियो बनाए थे और उसमें 18 नंबर प्रोग्राम था, 20 नंबर प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हम क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे थे और इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन उस प्रोग्राम से मिले हुए हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें।